जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सभी को गुड इवनिंग। मैं पवन सर आप सभी लोगों के बीच एसएससी जीडी 2026 का हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूं, जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो साथियों, हर रोज़ शाम 7 बजे एक क्लास चलती है, आप सभी लोगों को पता होगा, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख रहा है यहाँ पे। तो आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 27 लगाएंगे हम लोग और इसको समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी जीडी के लिए। आज का सेट प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। सच में मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखें। उससे पहले जो कल मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन को कर लूँ, है ना। ये होमवर्क का क्वेश्चन है HW का। तो जिन लोग होमवर्क का क्वेश्चन बना लिए हों अच्छी बात है, जो लोग नहीं बनाए हों वो सब लोग बताएंगे। देखिए, तो तरी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नौका। तरी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बाबू? नौका। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन था जो हमने बता दिया आप लोगों को। चलिए, तो आज का प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करेंगे और आते आते पहला क्वेश्चन क्या कहता है इसे ध्यान दें, फटाफट लगाना शुरू करेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन है। इसके लिए आपको 3 सेकंड का समय मिलेगा, बस 3 सेकंड के अंदर में आपको आंसर करना है। इसमें से अनुच्छेद लिखा हुआ है 4 जगह पे, मतलब ABCD 4 ऑप्शन में कौन सा अनुच्छेद सही लिखा हुआ है? जो शब्द लिखे गए हैं अनुच्छेद का वो कौन सा सही है ये आपको बताना है। 61 का बताइए। चलिए, आपका समय होता है समाप्त। 3 सेकेंड है ना। 3 सेकेंड पढ़ करके आंसर देने के लिए एनफ है, बहुत एनफ है हिंदी में, है ना। बहुत कम समय लगाना है इन सभी सवाल में। तो अनुच्छेद कैसे लिखाता है? तो अगर आप देखें तो इस तरह से अनुच्छेद लिखाता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 62 नंबर सवाल में भी सेम वैसा ही सवाल है, वो भी यही कहता है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें पूंजीवाद कौन सा सही लिखा हुआ है? इसमें पूंजीवाद कौन सा सही लिखा हुआ है ये आपको बताना है। चलिए, इसके लिए आपको 3 सेकंड का समय दिया जाता है। आप बताइए कि इसमें पूंजीवाद कौन सा सही है। चलिए, जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे। पूंजीवाद कौन सा इसमें सही लिखा हुआ है? तो आपका समय होता है अब समाप्त। अब मैं बताऊं, थोड़ा हिंट करता हूं। देखिए, पूंजीवाद अगर आप सही का ध्यान दें तो पूंजीवाद कुछ ऐसे लिखाता है, प दुर्घुकार। तो जैसे ही दुर्घुकार का बात आता है तो कोई में दुर्घुकार नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में ही है ना। यहाँ दिख रहा होगा, लेकिन मैं पूरा लिख देता हूँ। पूंजीवाद इस तरह से लिखाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 63 यानी क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है इसे ध्यान देके आंसर कीजिए। कहता है धरती सारी भर जाएगी अगर खाली स्थान निष्काम हो गई। धरती सारी भर जाएगी अगर खाली स्थान निष्काम हो गई। क्या हो गई? रक्षा निष्काम हो गई, दया, क्षमा या करुणा? करूँगा। क्या होगा आंसर बताइए ज़रा फटाफट, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। 3 सेकंड का समय है बाबू आपके पास, फटाफट आंसर बताइए। देखिए, कहने का मतलब क्या है, यहाँ कहता है कि धरती सारी भर जाएगी अगर, मैं यहाँ पे कुछ ऐसा फिल कर दूँ, मैं क्या फिल कर दूँ कि अगर क्षमा, अगर क्या हो जाए, क्षमा निष्काम हो गई। मतलब क्षमा को किसी को क्षमा कर दिया जाए तो धरती क्या हो जाएगी, वो हट जाएगी। क्षमा तो क्या हो जाएगी, निष्काम हो जाएगी धरती, है ना। मतलब धरती भर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसे भी कहा गया है ना कि आप हर रोज़ रात में सोने से पहले किसी को क्षमा करके सोया करो, मतलब माफ़ करके सोया करो, ऊपर वाला तुम्हें माफ़ कर देगा, है ना। ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड जिसे आप मानते हैं वो आपको माफ़ कर देगा अगर आप किसी को माफ़ करके सोते हो। तो बस एक माफ़ी ही तो देनी है और क्या करना है। तो माफ़ कर दिया करो यार, आराम से सोया करो माफ़ करके सबको। ऊपर वाला जिनको आप आस्था के रूप में मानते हैं वो आपको माफ़ कर देंगे। चलिए, जीवन की एक रास्ता जीवन को खाली स्थान बना देती है। क्या बना देती है? सरस बना देती है, मधुर बना देती है, नीरस या प्रिय बना देती है। बताइए 64 का क्या होगा आंसर? जल्दी जल्दी फटाफट आंसर कीजिए। जीवन की एक रास्ता जीवन को क्या बना देती है? देखिए बाबू, अगर आप जीवन में एक ही रस में, एक ही चीज़ में ऐसे रह गए तो वो जीवन को क्या बना देगी? नीरस बना देगी। नीरस मतलब बिना रस का, है ना, मतलब बिना आनंद का आपका जीवन हो जाएगा।
एक रस में नहीं, आप मस्त रहिए एकदम हर जगह, जैसा जहाँ जो स्टेज मिले, जिस माहौल में आप जाओ, एकदम आपका एकदम मस्त लेवल होना चाहिए। मज़े में सब में घुल मिल लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है, इसे ध्यान से बताइए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है। इसमें नहीं है वो वाला बताना है, कौन सा पर्यायवाची शब्द पताका का नहीं है, इस ऑप्शन में से आप बताइए। 65 का क्या होगा आंसर, जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए, तो पताका का मतलब आप क्या कह सकते हैं कि जो आसमान में लहराने वाला, जैसे आसमान में लहरा रहा है, जैसे तिरंगा झंडा पताका लहरा रहा है, मतलब हवाओं से बात कर रहा है, आसमान से बात कर रहा है ना। तो उसी तरह से पताका का इसमें पर्यायवाची ये सब जो है, ध्वज हो सकता है, झंडा हो सकता है, निशान भी पताका का पर्यायवाची आप कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्टली है। लेकिन पताका का पर्यायवाची प्रस्तर नहीं है, प्रस्तर पताका का नहीं है। प्रस्तर का मतलब होता है तल से जुड़ा हुआ चीज़, ठीक है। तो 65 नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 66 से दुहिता किस शब्द का पर्यायवाची है। दुहिता, इनमें से किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है दुहिता, ये आपको बताना है। 66 का आंसर कीजिए, 66 का आंसर कीजिए सभी लोग। दुहिता किसे कहते हैं, पुत्र को, पुत्री को, स्त्री को या पत्नी को। जी हाँ, तो दुहिता जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि दुहिता जो है उसका पर्यायवाची शब्द पुत्री होता है ना। दुहिता पुत्री को कहते हैं। नेक्स्ट अगला 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। निर्वाण का पर्यायवाची शब्द क्या है। निर्वाण, निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु, मृत्यु या फिर आप कह सकते हैं मोक्ष, है ना, मोक्ष, ये सब इसका पर्यायवाची शब्द है। अरे भाई, तो मोक्ष तो मैं बोल ही दिया था, ऑप्शन नंबर सी तो यहाँ दिख ही गया है ना। 67 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। चलिए, समझ में सबको आते चल रहा है, क्लास अच्छा लग रहा है। तो आप सभी लोगों से एक निवेदन, आग्रह है, गुजारिश है मेरे भाई लोग, भाई बहन जो भी हैं सभी लोग, कि आप सब लोग चैनल को प्लीज़, नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चैनल में वीडियो जो देख रहे हैं उसको लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, और अपने साथियों में जो जिनके लिए ये उपयोगी है उन्हें शेयर कर दें, ताकि उनका भी जो है सो काम हो सके, उनका भी वो भी मन से पढ़ सकें, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है, निम्नांकित में से कौन सा विपरीतार्थक शब्द युग्म है। मतलब एक दूसरे का विपरीतार्थक कौन सा शब्द है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 68 का बताइए, मतलब जस्ट उसके विपरीत है। अच्छा, तो सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होगा 3, लेकिन एक जो है सो उसके विपरीत होगा। बताइए जल्दी जल्दी, फटाफट आंसर कीजिए। 68 का क्या हो जाएगा। चलिए, आपका समय समाप्त होता है। अब मैं कुछ बताऊं, देखो बाबू, क्रोध या बैर दोनों एक जैसा है, तो ये तो नहीं होगा। विपरीतार्थक बताना है, मतलब क्रोध की जगह यहाँ रहता प्रेम, है ना, प्रेम रहता या मोह रहता, तो आपको जो है सो यहाँ कह सकते थे कि ये इससे जुड़ा विपरीतार्थक है, लेकिन ये जो है सो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो ये तो नहीं होगा। अगला आप देखिए, स्थावर या जंगम, स्थावर या जंगम, स्थावर का अस्थावर हो सकता था सामने, ठीक है, लेकिन इसका जो है सो इसका जस्ट उसका उल्टा जंगम होता है। स्थावर का उल्टा क्या होता है, जंगम। स्थावर का मतलब आप ऐसा कह सकते हैं, स्थावर का मतलब कि आप कोई भी चीज़ को स्थापना जब करते हैं, स्थावर मतलब वो वहाँ पर रुका हुआ है इस तरह से कोई, है ना, तो स्थावर हो गया। प्यास पानी, प्यास पानी, ये पानी से कनेक्टेड है, तो ये तो है जुड़ा हुआ भाई। चाय कॉफ़ी, ये भी जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट 69 नंबर का बताइए आंसर। 69 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है निम्नांकित में से कौन सा विकल्प विलोमार्थी नहीं है, मतलब उल्टा नहीं है, कौन सा वो है बताइए, जो एक दूसरे का उल्टा नहीं है। बाकी 3 जो हैं सो एक दूसरे के उल्टा होंगे, यानी विलोम होंगे, बाकी एक जो उसमें होगा वो विलोम नहीं होगा। बताइए तो, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, आपका समय था समाप्त, अब मैं बताता हूँ। तो आपको देखने को मिलेगा सृष्टि प्रलय, सृष्टि जो है यानी पृथ्वी सही है, सृष्टि का निर्माण हुआ है, तो उसका प्रलय विनाश, ये इसके एक दूसरे का विलोम है भाई।
अस्त उदय, अस्त मतलब होता है निकलना, मतलब सूर्य का निकलना, सूर्य निकल रहा है तो सूर्य का निकलना, सॉरी डूबना, और उदय का मतलब क्या होता है निकलना। तो ये तो एक दूसरे का उल्टा हो गया। फिर आप आगे बढ़िए 69 में क्रम अनुक्रम, क्रम और अनुक्रम, जैसे क्रम को ही दर्शा रहा है अनुक्रम, है ना, तो एक ही चीज़ हो गया, ये विलोम एक दूसरे का नहीं है। जड़ चेतन एक दूसरे का विलोम है, लेकिन क्रम अनुक्रम एक दूसरे का विलोम नहीं है, और यही बताना था कि कौन एक दूसरे का विलोम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़िए। 70 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है कि ये जो वाक्य दिया हुआ है इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव, क्या कहते हैं उसे? 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव को क्या कहा जाता है? 3 सेकंड का समय है आपके पास बाबू, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, बताइए तो ज़रा क्या हो जाएगा। देखिए, तो 25 वर्ष जब पूरे होते हैं ना, तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग उसे रजत जयंती कहते हैं। क्या कहते हैं? रजत जयंती, है ना, रजत जयंती ये मनाया जाता है ना। 25 वर्ष, किसी भी चीज़ का 25 वर्ष जब पूरा हो जाता है तो उसके उपलक्ष्य में लोग रजत जयंती मनाते हैं। ठीक है, चलिए 100 वर्ष होने पर स्वर्ण जयंती मनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। 71 नंबर सवाल क्या कहता है? जिसकी उपमा न हो, बताइए, एक शब्द इसके लिए भी देना है, 3 सेकंड का समय आपके पास इसके लिए भी है। आप बताइए, जिसकी उपमा न हो, इसका क्या हो जाएगा आंसर? एक शब्द में बताना है। जिसकी उपमा न हो उसे क्या कहेंगे? अनुज कहेंगे, अनुपम कहेंगे, अनूप कहेंगे, या अपार कहेंगे? तो देखिए बाबू, जिसकी उपमा न हो उसे अनुपम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 72, ये क्या कहता है बताइए ज़रा। कहता है कि जो किसी वंश में बराबर चलता आया है, जो किसी वंश में बराबर चलता आया है उसे क्या कहेंगे? एक शब्द इसके लिए भी यहाँ पर आपको देना है, बताइए तो क्या होगा? जो किसी वंश में बराबर चलता आया है। 72 नंबर का आंसर जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए, तो जैसे जो किसी वंश में जो भी चीज़ बराबर, जैसे किसी का गुण हो गया कि इस वंश में ऐसा ही गुण है ना, तो उस तरह का, जैसे मान लो कि किसी वंश में कोई व्यक्ति है, उसका जो है सो बेटा हुआ, तो बेटा उसका बाप जो था वो नाटा था, है ना, उसका बेटा भी नाटा रह जाएगा उसी तरह से। तो ऐसा एक परंपरा की तरह आ गया, मतलब एक उसके अंदर जो है सो वंश में ऐसा एक गुण आ गया, तो वही गुण को हम लोग अनुवांशिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवंशिक। ठीक है, तो जो किसी की वंश में बराबर चलता रहता है उसे अनुवंशिक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अब क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़िए। 73 क्या कहता है? कहता है आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए ज़रा। ये सवाल रिपीट हो चुका है, पिछले क्लास में भी, पिछले प्रैक्टिस सेट में ये सवाल आया हुआ था। इसका आंसर बताइए। आधा तीतर आधा बटेर, क्या होगा इसका आंसर? चलिए, आपका समय होता है समाप्त। मैं अब कुछ हिंट करूं तो देखिए बाबू, आधा तीतर आधा बटेर का मतलब, कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक ऐसे ऐसे करके 4 डंटे रखे हुए थे, डंटा या गन्ना आप कह दीजिए, है ना, और 4 डंटे में से जो है सो किसी ने इसको कट कर दिया और ऐसे मतलब कि इसको 8 भाग में बांट दिया। तो बांटने के बाद इसमें से 2 मान लो कि इधर छिट गया, 2 इधर छिटा गया, 2 इधर छिटा गया, इधर छिटा गया, तो अलग अलग सब बट गए, मतलब एक मेल में कोई भी नहीं रहा, है ना। या फिर ऐसा आप कह सकते हैं कि 10 कलर के यहाँ पर ऐसे करके रखे हुए थे बॉल, और 10 कलर के जो बॉल थे ना, वो जो है सो आपके अलग अलग इधर उधर फेंका गए सब। तो वही जो है आधा तीतर आधा बटेर का मतलब हुआ कि कोई भी एक मेल में नहीं रखा हुआ है, बेमेल का होना या बेढंगा होना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 74 नंबर सवाल का आंसर कीजिए। कहता है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करो। राम सीता और लक्ष्मण वन को गई। राम सीता और लक्ष्मण वन को गई, ये सवाल है, इसमें शुद्ध क्या होगा? अशुद्ध इसमें किया हुआ है, शुद्ध क्या होगा ये आपको करके बताना है। चलिए, तो सबसे पहले तो ये बात देखिए कि राम सीता तो स्त्रीलिंग है, लेकिन राम और लक्ष्मण स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है, तो गया भी नहीं हो सकता है। इसलिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग जब दोनों कहीं पर मिल जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग गए का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में ही आपको दिख रहा है राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका शुद्ध होगा, बाकी ये सब गलत है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन
ये क्या कहता है, इसे देखिए ज़रा 75 नंबर सवाल को। कहता है हमारे अध्यापक बड़े विदुषी हैं, इसको भी शुद्ध करना है ना, ये भी अशुद्ध है। बताइए, हमारे अध्यापक बड़े विदुषी हैं, बताइए ज़रा क्या होगा। देखिए बाबू, तो हमारे अध्यापक बड़े विदुषी नहीं, हमारे अध्यापक बड़े विद्वान हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, ऐसे होना चाहिए, विदुषी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। अब आपका 76 से लेकर के 80 तक क्या चलेगा, सब लोग को पता होता है क्या चलता है भाई। तो पता नहीं है कौन आने वाला है, अक्खा पब्लिक को पता है कि कौन आने वाला है। तो कौन आने वाला है बाबू, तो हम कहते हैं कि आपका गद्यांश आने वाला है। क्या आने वाला है, गद्यांश आने वाला है ना। तो गद्यांश का आप पढ़ के जवाब देना है। कहता है व्यक्ति एवं समाज दोनों की प्रगति में साहित्य का विशेष हाथ होता है। जिस जाति का साहित्य जितना ही समृद्ध होगा, वह जाति उतनी ही शिष्ट व सुसंस्कृत होगी। इतना ही नहीं, साहित्य वह खाली स्थान है जिसमें जाति का चरित्र और उसकी संपन्नता प्रतिबिंबित होती है, यानी दिखाई पड़ती है। तो इतना ही नहीं, साहित्य वह है, क्या है भाई, तो साहित्य क्या है ये आपको जवाब देना है। तो साहित्य वह शीशा है, वह दर्पण है, वह प्रतिबिंब है, वह विकास है। 76 यानी 76 का बताइए। चलिए आंसर कीजिए जल्दी जल्दी सभी लोग। तो साहित्य क्या है, मैं हिंट करूं, चलिए। तो साहित्य वह दर्पण है जिससे क्या होता है, तो साहित्य वह दर्पण है जिसमें जाति का चरित्र और उसकी संपन्नता दिखाई पड़ती है या प्रतिबिंबित होती है। ठीक है, चलिए आगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 77, 76 में आगे पढ़ करके हम लोग जवाब देंगे। कहता है कि साहित्य में जीवन के विविध पक्षों को व्यवहारिक रूप में प्रभावित करने की खाली स्थान है। प्रभावित करने की क्या है, साहित्य में वो कौन सी क्षमता है प्रभावित करने की, तो हौसला, हिम्मत, क्षमता या शक्ति। बताइए 77 का क्या होगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि साहित्य में वो क्या है, क्षमता है। ऑप्शन नंबर, मैं बोल भी दिया अभी, हिंट किया आपके लिए, वो है ना, आप समझ पाए हो तो आंसर आराम से कर लिए होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, क्योंकि साहित्य में वो क्षमता है। यहाँ साफ साफ कहता है कि साहित्य में जीवन के विविध पक्षों को व्यवहारिक रूप से प्रभावित करने की क्षमता है। ठीक है, मतलब बहुत तरह से बदला जा सकता है, साहित्य आपके बहुत सारे व्यवहार को बदल सकता है। आगे फिर कहता है कि साहित्य में से समाज का विकास होता है, परंतु साथ ही यह भी नितांत सत्य है कि साहित्य ही साहित्य का विकास करता है। अपने ही देश और अपनी ही जाति का साहित्य जीवन के खाली स्थान में सहायक होता है। जीवन के किस में सहायक होता है, तो जीवन के आधार में सहायक होता है, आदर्श में सहायक होता है, चलाने में सहायक होता है या विकास में सहायक होता है। बताइए 78 का आंसर कीजिए। 78 का आंसर कीजिए सभी लोग। तो देखो बाबू, जीवन का क्या होता है भाई, वो तो एक विकास ही तो हो रहा है उसका। आपके जीवन का क्या होता है, विकास होता है, तो जीवन के विकास में ये सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट 79 की ओर बढ़िए। 69 नंबर सवाल को पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। कहता है ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। मतलब ज्ञान जहाँ से मिल रहा हो उसी के संचित कोष को हम लोग साहित्य कहते हैं। ठीक है, कोई भाषा चाहे कितनी ही विकसित क्यों न हो, यदि उसका अपना खाली स्थान नहीं है तो वह रूपवती भिखारिन के समान है। मतलब कोई भी भाषा कितनी ही विकसित क्यों न हो, बहुत ज़्यादा विकास क्यों न किया गया हो वो भाषा, लेकिन अगर उसका अपना क्या नहीं हो भाई, ये आपको बताना है 79 का। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी, तो क्या भाषा से क्या बनता है, साहित्य बनता है, भाषा से ही तो लिखाता है। तो ज्ञान राशि में उसमें लिखाता है तो भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ साफ साफ कहा गया है कि यदि उसका अपना साहित्य, क्या साहित्य, तो ऑप्शन नंबर सी में है साहित्य। साहित्य नहीं है तो वह रूपवती भिखारिन के समान है, मतलब सजी धजी बिस्कन्या के समान है ना, भिखारिन के समान, मतलब कितना सुंदर है तो क्या मतलब है, वो तो भिखारिन ही है। ठीक है, उसी तरह से। ठीक है, तो उसका अपना साहित्य होना एकदम ज़रूरी है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ये क्या कहता है आप इसे समझिए। ये कहता है कि साहित्य का मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह कारण यह है कि साहित्य में मानव जीवन ही खाली स्थान रहता है। मानव जीवन ही क्या रहता है,
दर्शाया रहता है, चमकता रहता है, दिखता रहता है या प्रतिबिंबित रहता है? क्या रहता है बताइए? साहित्य में मानव जीवन ही क्या रहता है? प्रतिबिंबित रहता है, दिखता रहता है, चमकता रहता है या दर्शाया रहता है? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। तो देखिए बाबू, आपको साफ साफ पता होगा कि यहाँ पे साफ ऊपर भी हमने प्रतिबिंबित का उपयोग किया था, क्योंकि साहित्य है तो मानव जीवन जो है सो एकदम चमकता रहेगा, झलकता रहेगा, है ना, मतलब प्रतिबिंबित रहेगा, है ना, रिफ्लेक्ट करते रहेगा, ठीक है। उसके अंदर जो है सो वो मनोभाव, उसका व्यवहार, है ना, ये सब जो है सो रिफ्लेक्ट करते रहेगा, सब लोग उससे प्रभावित होते रहेंगे अगर उसका साहित्य सब ठीक है तो, ठीक है। चलिए साथियों, तो आज था यही जो क्वेश्चन हमने बताया, आज का प्रैक्टिस सेट। अब मैं आपको लास्ट में हर बार कहता हूँ कि एक जो है सो आपको होमवर्क के लिए सवाल देता हूँ। तो ये है आपका होमवर्क का सवाल। कहता है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, जो भाग में गलती है उस भाग को आपको यहाँ पर आंसर करना है। ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। तो ये था हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो आप लोगों ने लगाया एसएससी जीडी के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को बहुत ही मज़ा आया होगा, प्रैक्टिस सेट लगाने में अच्छा मार्क्स उठा होगा। अब सभी लोगों से जैसे मैं लास्ट में फीडबैक लेता हूँ, तो आपसे भी फीडबैक लेता हूँ कि 40 मार्क्स में से यानी 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं या आपको बताना है, ठीक है साथियों। और सेशन अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर देंगे, अपने साथियों में शेयर कर देंगे और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं फिर आप लोगों से, सभी लोगों से 8 बजे के रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।